अब हम बेटा चैप्टर 2 का ये 7.1 टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। बिल्कुल जहाँ हमने ये चैप्टर शुरू करा था तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल हुआ था और जेम्स प्रिंसेप वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस लिपि का अर्थ निकाला था। तो अब आपने ये पढ़ना है कि ब्राह्मी लिपि है उसके अध्ययन को यानी उसको पढ़ने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी, इस टॉपिक में आपने ये पढ़ना है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उसमें जितनी भी लिपियां यूज़ हुई हैं, जैसे कि अब हमारी बुक में ये जो है ये हिंदी भाषा है और लिपि कौन सी है, देवनागरी, यानी कि जिस तरह भाषा को लिखने का जो ढंग होता है। तो जितनी भी ये लिपियां हैं भारतीय भाषाओं की, उनका जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अब 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने, ये तो तुम्हें पता ही है 18वीं सदी में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से, यानी कि 18वीं सदी में जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारतीय पंडितों को बुलाया और उनकी हेल्प से उन्होंने आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। तो पांडुलिपियाँ और अभिलेख दोनों में अंतर होता है। अभिलेख होता है जो कि मतलब खुदा हुआ है किसी पत्थर पे, धातु पे, किसी कठोर सतह पे जो खुदी हुई चीज़ मिले, वो है अभिलेख। पांडुलिपि यानी कि जो ताम्र पत्रों पे या पत्रों पे ऐसे लिखा हुआ मिला है। तो उन्होंने, यूरोपीय विद्वानों ने उन सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा करा जो कि आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में थी, उनका अध्ययन किया और फिर उनके अक्षरों को उन्होंने उन प्राचीन अक्षरों के नमूनों से उन्होंने उसकी तुलना की। ये अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए कौन सी विधि को अपनाया गया, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ तो आपने पूरा लेना है बेटा। सेकंड पैराग्राफ में तीसरी लाइन से आप लोगे कि फिर कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया। तो मेन बात ये है इसमें कि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों के साथ मिलकर बंगाली और देवनागरी लिपि की जो पांडुलिपियाँ थी उनका अध्ययन किया और उनके अक्षरों को उन्होंने उन अक्षरों के साथ उनकी तुलना करी और उसके बाद इन्होंने फिर ब्राह्मी लिपि के अर्थ को समझ लिया। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा लेना है और सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से लेना है। अब नेक्स्ट है आपका 7.2 टॉपिक, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अभी आपने ब्राह्मी का किया था, अब आप खरोष्टी का पढ़ेंगे। तो ये पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख मिले हैं उनमें खरोष्टी लिपि थी। तो खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया अब वो आपने देखना है। ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे द्वितीय से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हिंद यूनानी राजा जो है वो शासन करते थे। तो उन्होंने जो सिक्के बनवाए थे उन सिक्कों की वजह से जानकारी बहुत आराम से हासिल हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ था, हिंद यूनानी राजाओं ने, उन्होंने सिक्कों में राजाओं का नाम लिखवाया हुआ था और वो नाम उन्होंने यूनानी और खरोष्टी दोनों में लिखवाया हुआ था। अब जो यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वान थे उनको बुलाया गया, उन्होंने उन अक्षरों का आपस में मेल कर लिया, तो फिर आराम से उसके खरोष्टी लिपि जो है उसकी जो है उसका अर्थ जो है वो पता चल गया और अभिलेखों को पढ़ा जा सका। तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों का अलग अलग है। ब्राह्मी में पांडुलिपियों का अध्ययन करके वो अक्षरों का नमूना की आपस में तुलना की गई थी। खरोष्टी में क्या था कि हिंद यूनानी राजाओं के जो सिक्के थे उसमें यूनानी और खरोष्टी दोनों में राजा के नाम थे और इसकी वजह से अक्षरों का मेल करके खरोष्टी लिपि का भी अर्थ पता चल सका। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है पेपर में
कि हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों ने पश्चिमोत्तर के अभिलेखों के अध्ययन में किस प्रकार सहायता की। तो उसमें ये 7.2 का ही आ जाएगा। तो खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है या इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक 7.3 अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें मेन तो इसमें ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसी में अंडरलाइन कर लो। जैसे कि अभिलेख मिले हैं। अब कुछ अभिलेखों में क्या था कि अशोक नाम कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे देवा नाम पीए लिखा हुआ था या पीए दसी लिखा हुआ था। तो देवा नाम प्रिय का अर्थ क्या होता है, देवताओं का प्रिय, और पीए दसी यानी कि जो देखने में आकर्षक है, सुंदर है। तो कुछ अभिलेखों में तो ये उपाधियाँ लिखी हुई थी और कुछ में अशोक का नाम लिखा हुआ था। तो वो जो अभिलेख शास्त्री थे उन्होंने जब अभिलेखों का अच्छे से अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ये अभिलेख एक ही राजा ने बनवाए थे। तो उससे उन्हें समझ में आ गया कि देवानाम पीए जो है वो भी राजा अशोक के लिए है और जो पीएदसी शब्द है वो भी राजा अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपने बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप 8वें टॉपिक पे आ जाओ। ये जो 8वां टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अभिलेख साक्ष्य की सीमा का मतलब है कि अभिलेख से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो हमें सबूत मिलते हैं, उनकी एक सीमा है, यानी उनकी एक लिमिटेशन है। इसका मतलब ये जो अभिलेख शास्त्री होते हैं, जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या अभिलेखों में क्या क्या कमियां हैं, वो आपने बताना है। कि अभिलेख शास्त्रियों को भी तो प्रॉब्लम्स आती हैं इनके साथ, तो वो आप पढ़ेंगे। इनकी कमियां, सीमा एक ही मतलब है। तो अब आप इसमें ये यहाँ से अंडरलाइन करो बेटा, तीसरी लाइन से। क्या होता है, कभी कभी ये जो अक्षर होते हैं अभिलेखों में, उनको हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है। वो हल्के ढंग से खुदे हुए होते हैं, जिस वजह से उन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। एक तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि अक्षर हल्के ढंग से उसमें उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्या है कि कई बार क्या होता है, अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, उसमें अक्षर जो थे वो लुप्त हो गए, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। या अभिलेखों के जो शब्द हैं उनका वास्तविक अर्थ है उसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाया, ये भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या क्या अंडरलाइन करना है, अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है, ये अंडरलाइन कर लो। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं, ये अंडरलाइन कर लो। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, ये अंडरलाइन कर लो। अब इसके बाद अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। और अनेक अभिलेख ऐसे भी रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, और जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वो हो सकता है वो कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं, ये भी अंडरलाइन कर लो। इसके अलावा इस अगले पैराग्राफ में तीसरी लाइन से जो खेती की दैनिक प्रक्रियाएं हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख हैं, उनका जो उल्लेख है वो अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। तो इसमें आपने अभिलेखों की क्या क्या सीमा है या अभिलेख शास्त्रियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो पढ़ी।
तो पहला पॉइंट हो गया शब्दों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना। नेक्स्ट, अभिलेख नष्ट भी हो गए। उसके बाद अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ ना मिले, या कुछ अभिलेख ख़त्म ही हो गए, हमें उनका पता भी नहीं है। या ये हो सकता है कि अभिलेख बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा जो उसे बनवाते थे अभिलेखों में उन्हीं के ही विचार मिलते हैं, क्योंकि अभिलेख ज़्यादातर राजा लोगों का ही काम था, तो राजा लोग तो अपनी तारीफ़ वगैरह ही लिखेंगे, आम जनता के क्या विचार हैं या उनके क्या सुख दुख हैं उनके बारे में अभिलेखों में नहीं मिलता था। तो इस तरह से बेटा अब आपका ये चैप्टर सेकंड भी ख़त्म हो गया है। तो आप इसके जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपने करने की कोशिश करनी है, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता चल पा रहा तो वो आप पूछ सकते हैं।